मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी बडी 222 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सैम्पल पेपर 2022-2023 लेके आई हूँ मैथ्स का। तो इसमें आज हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि टोटल 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं जैसा कि आपको पता है, और इसमें 18 एमसीक्यूज होगा और 2 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे। तो आज की इस वीडियो में तो हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में एक ये सीरीज चलेगी जिसमें कि बाकी के पार्ट सेक्शन बी सी डी ई इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते ही जाएंगे, जिससे कि हमारे पास अच्छा एक कलेक्शन हो जाए क्वेश्चंस का और हम लोग बहुत ही आसानी से अपना पेपर सॉल्व कर सकें। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज। ये दो का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ये जितने भी नंबर्स दिए हैं तो हमें उसका हाईएस्ट पावर देखना है। तो जैसे 2, यहाँ पे 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 4 है, तो हाईएस्ट पावर 4 हो गया। 3 का अगर आप देखो, यहाँ पे 3 का पावर 1 है और यहाँ पे 3 नहीं है, इसका मतलब 3 का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा, मतलब खाली 3 लिख देंगे। यहाँ पर 5 है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 वाला ही है, तो 5 लिख देंगे। उसी तरह से 7 भी यहाँ अकेला है, यहाँ पर 7 नहीं है, मतलब 7 का पावर 0 है, तो इसलिए हाईएस्ट पावर 7 लिख देंगे। अब इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर चेक करना है। तो 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 2 4 2 8 2 16 इंटू 5 3 15 इंटू 7। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 15 7 आप देखोगे 7 5 35, 3 7 1 7 3 10। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 5 30, 6 1 6, और ये 1 से ही करना है तो 105 ही आएगा, 0861, मतलब कि 1680 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके बच्चों, तो देखो इसी तरह से हमने किस तरह से अपना टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट किया था कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें 30 मिनट्स का समय देना है, लेकिन ये मैक्सिमम 30 मिनट्स टाइम है। तो सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो तो कह रहा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4, मतलब अल्फा की वैल्यू दी है -3 एंड बीटा की वैल्यू दी हुई है 4, और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी हमारे पास फॉर्मूला होता है, जहाँ पर एस मतलब होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड पी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का सम कर दो, -3 + 4, तो कितना आएगा 1, और प्रोडक्ट कर दो, -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12। अब आपको इस पे पुट करना है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस, और s की वैल्यू कितनी आई है? s की वैल्यू आई है 1, तो 1x + 4, तो यहाँ प्लस p, तो p की वैल्यू आई है -12, तो ये हो गया -12, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12, तो c हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बस आपको सॉल्व करना होता है। इसी तरह से अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। द 11th टर्म ऑफ अ एपी सीरीज ये दी हुई है और हमें इसका 11th टर्म बताना है क्या होगा। तो ये फर्स्ट टर्म होता है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो a2 में से a1 को माइनस कर दो, तो 3√2 में से √2 माइनस करेंगे, 2√2 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें 11th टर्म निकालने बोला है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है a + 10d हो जाता है। यहाँ 11 है तो एक कम नंबर यहाँ लिख दो सीधे। a की वैल्यू कितनी थी? √2 थी, प्लस 10, और d की वैल्यू कितनी आई है? 2√2 आई है। अब आप इसको बस सॉल्व कर लो, √2 + 10 2 20√2, तो 20 और 1 21√2 हो जाएगा। तो 21√2 देखो a ऑप्शन में दिख रहा है हमें, तो 21√2 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको इसका नेचर बताना है। तो नेचर फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ता है, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। तो b² - 4ac पहले हम लोग देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो b की वैल्यू कितनी है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2, एंड c की वैल्यू कितनी है? 4। तो सॉल्व कर लो, 1 - 4 4 16, 16 2 32। ठीक है, तो कितना आंसर आया? -11, जो कि लेस देन 0 है। हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स होते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल रूट्स होता है, और अगर इक्वल्स टू 0 होता है तो हम लोग क्या करते हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। तो यहाँ पर तो नो रियल रूट्स आ रहा है, तो इसका ऑप्शन देखो कौन सा है? ए सही ऑप्शन है, नो रियल रूट्स।
राइट। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो हमारा इसमें समय भी बचता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द सेकेंड टर्म ऑफ द AP इफ इट्स एसेंट टर्म इज दिस वन। एसेंट टर्म गिवन है और आपको सेकेंड टर्म मतलब A2 फाइंड करना है कितना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना AN इक्वल्स टू SN माइनस SN माइनस 1। तो मुझे A2 निकालना है, मतलब यहाँ पर 2 लिख दो तो S2 माइनस S2 माइनस 1। अगर मुझे S2 पता चल जाए और S1 पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में आप S2 निकालो। S2 कितना होगा, जहाँ जहाँ n लिखा है बस वहाँ 2 लिख दो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। तो S2 की वैल्यू आ गई 8। उसी तरह से S1 निकालो, यहाँ पर 1 पुट कर दो। तो S1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो 1 प्लस 2 मतलब कि 3। तो यहाँ पे 8 माइनस 3 कितना आ गया बच्चों 5। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 5। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। उसी तरह से अगर आप 6 नंबर क्वेश्चन देखो तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द रूट्स ऑफ इतना x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2r। इसके रूट्स कितने होंगे और दो आंसर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरह से तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन का एलसीएम ले लूँ तो क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने एलसीएम ले लिया x, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, और अब इस नंबर को भी इधर ले आओ और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। तो देखो ये अब हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं कि 1 1 जा 1 होता है और 1 प्लस 1 2। तो इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसे कर सकती हूँ ना, 1x माइनस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे x, तो बच गया x माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो बच गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 1 दोनों में ही है तो कॉमन ले लो x माइनस 1, और ये x माइनस 1 ये वाला आ गया इक्वल्स टू 0। तो इससे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ पर भी सेम x की वैल्यू आएगी 1, मतलब हमारा दो आंसर आ रहा है 1 1। तो 1 1 हमें थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है। आपको बस सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई भी मेथड लगा लो। 7 नंबर क्वेश्चन में बच्चों आप देखो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 3। इसका यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें से कौन से करेक्ट पेयर है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसमें ऐसे तो हमें पता है कि ये सारे जो पेयर हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पहले इन्हीं को सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं, और ये हो गया आपका x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे x से साइन चेंज कर लेंगे, तो देखो x से x कट गया, ये माइनस माइनस प्लस -3y इज इक्वल्स टू -1। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास आ रही है, सॉरी यहाँ पे 5 और 4 कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है 9/3, तो ये आंसर आ गया 3। y की वैल्यू 3, चलो ये तो मिल गया, लेकिन इस पर रुकना नहीं है, x चेक करना है। तो किसी एक इक्वेशन में जैसे x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 है, तो y की वैल्यू 3 पुट करके देखो कि क्या x क्या आता है। तो x इक्वल्स टू -4 प्लस 3 डैट इज -1, तो x भी -1 आ गया। इसका मतलब A हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नहीं तो इसी तरह B C हमें चेक करना पड़ेगा, जो भी सही आंसर होगा उस पर फिर टिक लगेगा। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें समय ज़्यादा लग जाता है और कोई क्वेश्चन में कम लगता है, इस तरह से हमारा टाइम एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन चलो तो अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 यूनिट। एक पॉइंट है P एंड Q, उसका कह रहा है कि ये 5 यूनिट इसका डिस्टेंस है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5P एंड 10 है। तो आपको ये P बताना है कि P कितना होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है ना कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। एमसीक्यूज़ में आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन होता जाए। तो यहाँ पर अब आप वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ PQ की वैल्यू 5 है और y2 माइनस y1, तो ये y2 है ये y1 है, तो 0 माइनस P का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये रूट इधर करेंगे हम लोग तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर
ये बन गया p का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर, एंड 1 में से 4 जाएगा तो -3, तो ये बन गया -3 का स्क्वायर। अब आप ये 25 हो गया इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, p स्क्वायर निकाल लो तो 25 में से 9 गया 16, तो p कितना आ जाएगा, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, तो p इक्वल्स टू √16 मतलब ±4। तो आपको देखो क्या आंसर आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है ±4, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कह रहा है द टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक पॉइंट P है, इस P से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है PQ, राइट, और यहाँ पर O से P पे रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर का है। तो मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। तो यहाँ पर ये OQ मीट कर रहा है आपस में सच डैट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है। तो आपको लेंथ ऑफ PQ फाइंड आउट करना है कि PQ कितना है। ठीक है, तो आप देखो हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनियस होता है, तो ये हाइपोटेनियस है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें PQ फाइंड करना है। ठीक है, और हमें हाइपोटेनियस पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा कि OQ का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है OP के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर का। ये गिवन है 12 का स्क्वायर है, OP 5 का स्क्वायर है प्लस PQ तो हमें फाइंड ही करना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर। तो PQ निकालना है, इसका रूट चढ़ा दो और माइनस कर दो बस। तो 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1 एंड 1, तो √119 A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखो 10th नंबर क्वेश्चन में द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। सेम दो पॉइंट है और इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था, इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PQ होता है। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लो तो -2 -6 -8 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 का ही स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया √8 का स्क्वायर होता है 64, मतलब कि 8 आंसर आएगा। तो यहाँ पे 8 यूनिट करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको कह रहा है कि फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द मीडियन क्लासेस। आपको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बिलो 10 बिलो 20 ऐसे मार्क्स दिए हुए हैं और साथ में ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और आपको ऑप्शंस में दिया है कि इनमें से कौन सा मीडियन क्लास होगा। तो देखो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी को ध्यान दो, ये फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो बिल्कुल लास्ट वाला नंबर होता है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, और ये इवन है। तो इवन के केस में फिर मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब 80/2 40। तो 40 यहाँ से 27 के बाद 40 आएगा ना, 57 के पहले 27 के बाद में, तो वो ये वाला क्लास है जो कि क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आ रहा है बिलो 40। तो 40 के नीचे और 30 के ऊपर वाला ये C करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर C आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट बच्चों, इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो 1 + cos A एंड 1 - cos A, और फिर इसके बाद इनटू में cos A स्क्वायर दिया हुआ है। तो 1 + cos A 1 - cos A क्या होता है, A + B A - B, आइडेंटिटी पे आ गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, और ये cos A स्क्वायर A आप ऐसे लिख सकते हो। अब 1 - cos स्क्वायर A क्या होता है, तो हमें पता है ना, जैसे कि sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर cos को जब इधर ले आओ तो sin स्क्वायर A बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर A। राइट, तो 1 - cos स्क्वायर A की जगह मैं लिख सकती हूँ sin स्क्वायर A और इंटू cos A स्क्वायर A। अब आपको ये भी पता है कि sin A इंटू ये cos A मतलब 1/sin A होता है, इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर। साइन से साइन कट गया तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ गया आंसर।
तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक आया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि राधिका बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हर एक्वेरियम। वो मछली खरीदने जाती है अपने एक्वेरियम के लिए, तो शॉपकीपर क्या करता है कि एक्वेरियम में रेंडमली मछली को पिक करता है। तो वहाँ पर उसके पास एक्वेरियम में 10 मेल फिश एंड 12 फीमेल फिशेस थे। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द फिश टेकन आउट इज़ अ फीमेल फिश। तो फीमेल फिश ही उसको मिलेगी, उसके क्या चांसेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फिश का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ फीमेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिशेस, जो भी फिशेस है वो। तो फीमेल फिश टोटल कितनी है 12, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितने हैं 10 मेल है एंड 12 फीमेल है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो 12/22 आ गया, कटिंग कर दोगे 6/11 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आप क्वेश्चन नंबर 14 देखो। मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। राइट द फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑफ अ ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन का फॉर्मूला बस पूछ रहा है इनमें से कौन सा होगा। तो मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है L + n/2 - CF और फिर बाई F × H होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, तो इसको आप टिक कर दोगे, बाकी रॉन्ग है। तो हमें रॉन्ग देखना ही नहीं है, हमें करेक्ट की ओर ही ध्यान देना है खाली, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec थीटा कितना होगा। तो देखो 1/cosec थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है, और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1 होती है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर डी होगा, मतलब कि 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 देखो तो उसमें पूछता है कि फाइंड द नंबर इफ 8 टाइम्स ऑफ 8, मतलब एक नंबर है, लेट x एक नंबर है, 8 टाइम्स ऑफ 8 मतलब 8x को जब हम ऐड करते हैं इसके स्क्वायर से, इसका स्क्वायर हुआ ये, इन दोनों को जब आपस में ऐड करते हैं तो जो सम आता है वो -16 आता है, राइट। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको बस आपको सॉल्व करना है। तो ये -16 है, इधर आएगा तो +16 = 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, 16 है तो 4 4 जा 16 होगा एंड 4 + 4 ही 8 भी होता है। तो x² + 4x + 4x + 16 = 0। x कॉमन ले लिया तो x + 4 प्लस यहाँ 4 कॉमन ले लिया तो x + 4 = 0। अब यहाँ पर x + 4 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी x + 4 ही बचा है, वो लिख दिया साथ में = 0। तो अब x + 4 = 0 है तो x = -4, इसी तरह ये भी -4 हो जाएगा। तो क्योंकि एक ही नंबर है तो वो आंसर -4 हो गया, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 भी बस आपके पास एक सिंपल फार्मूला ही पूछा है कि राइट द फार्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग द मोड फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो मोड के लिए हमें पता है कि हमें ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें कि फ्रीक्वेंसी, पहले वाली फ्रीक्वेंसी, पीछे वाली और बाद वाली फ्रीक्वेंसी भी लगती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास, उसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है कि tan थीटा + cot थीटा की वैल्यू 2 है और आपको tan² थीटा + cot² थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्क्वायर करना है तो हम क्या करते हैं, पहले जो दिया हुआ है उसको स्क्वायर कर देते हैं। ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, मतलब a² + b² + 2ab = 4। अब ये वाला पार्ट तो हमें फाइंड ही करना है। tan थीटा × cot थीटा क्या होता है 1, तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan² थीटा + cot² थीटा + 2 = 4, और tan² थीटा + cot² थीटा जो फाइंड करना है वो बन जाएगा 4 - 2 = 2। तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद 18 तो हमारे MCQs आने हैं और 2 हमारे असर्शन रीज़न आने हैं। तो असर्शन रीज़न में हमें कंडीशंस पता होते हैं कि ये 4 ऑप्शंस आ सकते हैं। अगर ए हम तब लिखते हैं जब हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हो और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होता है।
बी में ऑप्शन क्या दिया होता है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न ट्रू है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब हम बी ऑप्शन लगाते हैं। सी ऑप्शन हम लगाते हैं कि अगर हमारा असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न पूरी तरह से फॉल्स स्टेटमेंट है। और डी लगाते हैं कि अगर हमारा असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और रीज़न का स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग अपने ये दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। असर्शन कहता है कि इफ़ अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2 इज 0। तो अगर मैं डाइस फेंकूंगी तो 3 से छोटा नंबर क्या आ सकता है, 1 एंड 2, लेकिन इसी समय कह रहा है 2 से बड़ा नंबर, 3 से छोटा नंबर और 2 से बड़ा नंबर, तो ये तो कोई भी नंबर ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी मेरी, तो प्रोबेबिलिटी तो 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो चलो ये तो ट्रू कह रहा है, अब इसका रीज़न देखते हैं। रीज़न कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ये कहता है कि जब इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ये हमें पता है। तो बिल्कुल सही बात है ना, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ऊपर हमारी प्रोबेबिलिटी 0 आई और नीचे में उसने आंसर रीज़न बता दिया कि 0 इसलिए आई क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जिसमें कि हमारा असर्शन एंड रीज़न दोनों ही ट्रू है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब 20th नंबर क्वेश्चन में आप देखो, असर्शन कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ 2 कोन आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन। 2 कोन हैं और उसका जो रेडियस दिया हुआ है वो आपका 2:3 के रेशियो में है। तो इनका रेडियाई हम लोग लेट कर लेते कि एक 2x है और एक 3x है। ठीक है, और इनके जो वॉल्यूम है उनका रेशियो भी दिया हुआ है, वो 1:3 के रेशियो में दिया है। तो लेट एक का 1y है और एक का 3y है वॉल्यूम। ठीक है, तो कह रहा है कि इनके हाइट का जो रेशियो है वो 3:2 होगा। तो हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन 1, वॉल्यूम ऑफ कोन 2। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 और ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। वॉल्यूम का जो रेशियो है वो तो 1y/3y है। ठीक है, ये 1/3 पाई तो कट ही गया तो काट ही देते हैं। इसका जो रेडियस है वो कितना है, 2x एंड 3x, और उसको स्क्वायर करना है। तो 2x का स्क्वायर और यहाँ पर हमने लिख दिया 3x का स्क्वायर, और ये है H1 और ये है H2। अब जो भी सॉल्व हो रहा है कर लो, जैसे y से y कट गया 1/3, ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया 9x स्क्वायर, और ये है H1 H2। आपको H1/H2 निकालना है, मतलब ये वाले पार्ट को आप क्या करोगे, ये वाले पार्ट को आप इधर लेके जाओगे। तो 1/3 इंटू 9x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दो, 9/4 इक्वल्स टू H1/H2। 3 3 ज़ा 9, मतलब H1/H2 का हमारा रेशियो कितना आया, 3:4 आया। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 3:2 है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसका सेकंड देखो, इसमें सेकंड जो रीज़न कह रहा है वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है कि ये सही होता है, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पर मिला कि हमारा जो असर्शन है वो तो फॉल्स है लेकिन रीज़न सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में हम क्या लिख देंगे, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। ओके, इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को सेक्शन बी कंप्लीट करवाऊंगी, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, और इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इनका बेनिफिट ले सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे प्यारे बच्चों।